हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में। आज हम ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका यूपीएससी में, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, हर जगह पे इंपॉर्टेंस है। और इस टॉपिक का नाम है थियोरीज फॉर अर्थ क्रस्टल मूवमेंट। अभी देखो, सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल अपने दिमाग में डालो। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, लोगों को लगता था कि हमारा जो सरफेस है वो स्टैटिक है, वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आने लगा ना, तो फिर ये हिमालयाज कैसे डेवलप हुए? ये यंग माउंटेन रेंज कैसे बनते गए? क्या अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज में आते हैं? क्या वॉल्केनोज रैंडमली हर जगह पे होते हैं? इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आने स्टार्ट हो गए। और देखो, इन सारे क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर करना है तो आपको ये सारी थियरीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ थियरी नहीं है, ये हमें बताता है कि अर्थ का क्रस्ट ना सिर्फ मूव करता है बल्कि लगातार मूव कर रहा है। और इस मूवमेंट को समझने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थियरीज दी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उनमें से जो इंपॉर्टेंट थियरीज है जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए, उन सारी थियरीज को करेंगे। और उन थियरीज को करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से। ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, ये 1912 में, ठीक है, 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने दी। ठीक है, अभी देखो ये थियरी कहता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है, ये थियरी इसलिए दी गई थी कि लोगों को लग रहा था कि हमारा जो सरफेस है वो स्टैटिक है। बट इस थियरी के बाद हमें ये बताया गया कि ये स्टैटिक नहीं है। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट क्या है, ये मूव करती है। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये थियरी दिया गया। देखो, वैगनर ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉन्टिनेंट का शेप है ना, वो रैंडम शेप नहीं है। उन्होंने देखा कि जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका का कोस्ट लाइन, ये एक दूसरे में ऑलमोस्ट फिट हो जाते हैं। ठीक है, शेप क्या है, सिर्फ और सिर्फ रैंडम शेप नहीं है। यहाँ पे रॉक्स हो, फॉसिल हो, क्लाइमेट पैटर्न हो, सब अलग अलग कॉन्टिनेंट पे सेम जैसा दिख रहा है। ठीक है, अभी देखो उनका जो ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन का बेसिस क्या था, ये देखो यहाँ पे जो मैंने ये मैप डाला है, इस मैप को समझो। इसी मैप के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वैगनर ने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। और वो क्लेम क्या था, उनका ये मानना था कि आज जो कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं, देखो आज के टाइम पे हमारा जो वर्ल्ड है वो ऐसा दिखता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, आज का वर्ल्ड हमारा ऐसा दिखता है। लेकिन वैगनर ने क्या बोला, अभी चलो वैगनर की थियरी का बेसिक आइडिया देखते हैं हम लोग। उन्होंने जो थियरी दी, उसका बेसिक आइडिया क्या था कि कॉन्टिनेंट वेयर वंस यूनाइटेड इनटू अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट। मतलब उनके हिसाब से वर्ल्ड पहले ऐसा था। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो आप देख पा रहे हो ना, वर्ल्ड पहले ऐसा था। ठीक है, आज जो भी कॉन्टिनेंट हम अलग अलग जगह पे देख रहे हैं वो पहले अलग नहीं थे। पहले सभी कॉन्टिनेंट मिलकर एक बड़ा लैंडमास बनाते थे। ठीक है, और जिसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल लैंड। ठीक है, अभी देखो कि आखिर ये जो पैंजिया है, इसका ब्रेकअप कैसे हुआ। टाइम के साथ साथ ये जो पैंजिया लैंडमास है, ये टूटा कैसे, और इसी चीज को उन्होंने अपनी थियरी में एक्सप्लेन किया। उनकी थियरी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो अब हम उनकी थियरी समझते हैं। ये जो पैंजिया है, ओह, sorry, ये जो पैंजिया लैंडमास है, ये लैंडमास क्या होता है, टाइम के साथ साथ दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और दो पार्ट क्या था, ये दो पार्ट, यहाँ देखो, ये दो पार्ट था लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। एंड इसके डिवीजन के बाद वो क्या बताते हैं, ये जो लॉरेशिया था, इसमें क्या था, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, ये दोनों मिला हुआ था। ठीक है, एंड गोंडवाना लैंड जो था, उसमें क्या है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब एक साथ थे। ठीक है, और उन्होंने इस चीज में ये एक्सप्लेन करना चाहा कि देखो, जो गोंडवाना लैंड है, इसमें जो भी कॉन्टिनेंट अभी के टाइम पे हम जैसे देखते हैं कॉन्टिनेंट, वो सब मिक्स थे, सब एक बड़ा लैंडमास बनाते थे। और ये बड़ा लैंडमास जिसे कि हम पेंजिया कहते हैं, वो ब्रेक होता है दो पार्ट में, और वो क्या बनता है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और टाइम के साथ साथ ये इसी तरह से मूव करते रहता है। और आज का जो हमारा मैप है, आज का जो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब अलग अलग दिख रहा है।
अब ये जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में आने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया। ठीक है, अभी देखो इनका जो ये थियरी है, ये क्या बताता है कि जितने कॉन्टिनेंट हैं, वो सारे कॉन्टिनेंट क्या हैं, वो टाइम के साथ साथ हॉरिजॉन्टली ड्रिफ्ट होते गए और आज अपने पोजीशन में पहुंच गए। ठीक है, अभी देखो इनका जो थियरी था, ये थियरी ऐसे ही नहीं दे रहे थे। इस थियरी के पीछे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया। अब क्या एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कुछ एविडेंस भी दी। ठीक है, हम उन्हीं एविडेंस को पढ़ते हैं। और एक चीज और, आज जो हमारा इंडिया है, आज हम देख रहे हैं इंडिया एशिया में आता है, लेकिन ये इंडिया कभी गोंडवाना लैंड का एक बड़ा पार्ट था और उस पार्ट से अलग होके आज ये एशिया का पार्ट है। ठीक है, और ये डिवीजन, ये जो टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पॉसिबल हो पाया। ठीक है, अभी देखो इन्होंने क्या एविडेंस दिया, इन्होंने बताया जिगसॉ फिट। ठीक है, ये सबसे पहले क्या बताया कि अगर आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देखो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे ये एक दूसरे में बहुत परफेक्टली फिट होते हैं। वैगनर के अकॉर्डिंग क्या था, ये कॉन्टिनेंट अपनी जगह पर फिक्स्ड नहीं रहे, ये सब कॉन्टिनेंट हॉरिजॉन्टली स्लाइड करते रहे और आज अपने प्रेजेंट पोजीशन पे आए और इसी मूवमेंट को उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहा। अभी देखो इस थियरी में जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एविडेंस में, सबसे पहला एविडेंस है जिगसॉ फिट। देखो ये जो जिगसॉ फिट है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों की जो कोस्ट लाइन है बिल्कुल पजल की तरह दो टुकड़ा में है। ठीक है, और ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और ये जो फिटिंग आपको दिख रहा है, ये फिटिंग सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन पर ही नहीं है। ये जो आप फिटिंग देख रहे हो, ये सिर्फ कोस्ट लाइन पर ही नहीं, बल्कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो एजेस होते हैं ना, आप अगर मैप देखोगे तो मैप में देखना कि ये पार्ट दिख रहा है, इसके अलावा नीचे भी एक पार्ट है जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, ये वहां पर भी फिट बैठता है और इस लेवल की मैचिंग सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं वैगनर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, ये और भी एग्जाम्पल देते हैं। ये क्या देते हैं, ये बताते हैं जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी। आप देखो कि दोनों एरियाज में, जैसे हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, इन दोनों एरियाज पे आप देखोगे कि सिमिलर टाइप के रॉक भी मिल रहे हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप के रॉक मिलने के साथ साथ क्या हो रहा है, इनका जो सीक्वेंस है ओशियन बेसिन का, इन सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे जैसे इस एरिया में अगर कह लो कि गोल्ड रिजर्व था। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के इस रीजन में भी गोल्ड रिजर्व दिखता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। इसके बारे में अल्फ्रेड वेगनर बात करते हैं। अभी चलो इसके बाद हम देखते हैं ना कि और भी जो एविडेंस उन्होंने दी है, इसमें एक एविडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। बताते हैं कि सेम तरह के फॉसिल्स, देखो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला फॉसिल और इस कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला फॉसिल, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, इस एरिया में सेम तरह के फॉसिल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और ये किसका फॉसिल मिल रहा है, देखो यहाँ पे जो जुरासिक टाइम पीरियड का जो रेप्टाइल होता है, उसका आपको यहाँ पे फॉसिल मिल रहा है। और ये यहाँ पे भी ये बताना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं है। ठीक है, सेम तरह का फॉसिल मिलना, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मीसोसॉरस, साथ में इन्होंने एग्जांपल दिया है लाइस्ट्रोसॉरस का। ठीक है, ये सारे एग्जांपल ये बताना चाह रहे हैं कि एक टाइम पे ये दोनों एक जुड़ा हुआ कॉन्टिनेंट था। ठीक है, अभी देखो इतना ही नहीं, इसके बाद क्या होता है ना कि ये पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस भी देते हैं। और पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस में क्या बताते हैं कि जो टिलिट डिपॉजिट है ट्रॉपिकल रीजन में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो कोल इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का अगर हम कोल के बारे में ही बात करेंगे, देखो इंडिया का भी ऐसा यहाँ पे फिट बैठता था। ठीक है, ये देखो ये क्या है, मेडागास्कर। और बताना वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे सेम फॉसिल मिला, ये जो ग्रीन जोन है यहाँ पे सेम तरह के फॉसिल मिले। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टिलिट डिपॉजिट है ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया और अफ्रीका का, ये भी सेम टू सेम मैच करता है। ठीक है, और ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारे एग्जाम एविडेंस के थ्रू वो बताना चाह रहे हैं कि ये एक टाइम पे पहले एक बहुत बड़ा लैंडमास हुआ करता था, जिसे हम गोंडवाना लैंड कह सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है आपको साउथ अफ्रीका
साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जो दिख रहा है, ये कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। ठीक है? देखो, ये जो अपना एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन इतने एविडेंस के बाद भी बहुत लोगों ने इस थ्योरीज को नहीं माना। क्यों नहीं माना इस थ्योरी को? क्योंकि इस थ्योरी में लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? कि देखो, मेन क्या था ना, एल्फ्रेड वगनर उस टाइम पे इन्होंने एविडेंस तो दे दिया, उन्होंने बता तो दिया कि यहाँ पे इस तरह से फिट बैठता है, जिग्सॉ फिट का एग्जांपल दिया उन्होंने, पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस दिए उन्होंने, ठीक है, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस दिए, जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बताई, जिग्सॉ फिट बताया, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो क्या था? उन्होंने ये फोर्स एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर कौन सा फोर्स था जिसके कारण कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो पैंजिया लैंडमार्क था वो आखिर टूटा कैसे और आज के पोजीशन में पहुंचा कैसे, इसके पीछे कौन सा फोर्स जरूरी है। और इसका एग्जाम्पल नहीं दे पाने के कारण क्या हुआ कि बहुत लोग इस थ्योरीज को नहीं मान रहे थे। अभी देखो, इसमें समझते हैं और थोड़ा सा बात, और क्या क्या चीज इस थियरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। इस थियरी में ये नहीं बताया गया कि आखिर माउंटेन कैसे बने। इस थियरी में ये नहीं बताया गया कि अर्थक्वेक क्यों होता है। इस थियरी में ये नहीं बताया गया कि वॉल्केनिक बेल्ट जो है वो बेल्ट कैसे बनते हैं। ठीक है? तो क्या है कि ये सारे लिमिटेशन थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। अभी क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर लोग ये मान भी लेते हैं कि पहले के टाइम पे कॉन्टिनेंट एक था, पैंजिया एक बड़ा लैंडमास था, लेकिन आखिर कॉन्टिनेंट मूव कैसे करते हैं, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है? और इस सवाल का जवाब देते हैं आर्थर होम्स ने। ठीक है? ये कौन देता है आंसर? इसका आंसर देते हैं आर्थर होम्स। ये क्या बताते हैं? ये बेसिकली ये बताने चाहते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में ना बहुत ज्यादा हीट होती है, और इसी हीट की वजह से क्या होता है, मेंटल में कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं। ठीक है? जैसे अगर आप देखो कि अगर आप गैस स्टोव के ऊपर पानी रखोगे, ठीक है, तो पानी में क्या होगा, पानी जब गर्म होगा, नीचे जब पानी गर्म होता है तो ऊपर की ओर आता है। ठीक है? और ऊपर का पानी क्या होता है, ठंडा होकर नीचे जाता है। बिल्कुल यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है? मेंटल के अंदर भी यहाँ पे सेम प्रोसेस है। क्या होगा देखो, जैसे इस आइडिया को पढ़ो, हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर जनरेट कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। ठीक है? ये चीज हम लोगों ने देखा किसमें, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, हम क्या देखे उसमें कि कोर से हीट निकलती है, ठीक है, मेंटल की तरफ ट्रांसफर होती है, एंड वहां पे क्या होता है, उसके कारण एक्सोनोस्फीयर के पास में हमारा कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। ठीक है? एंड वो करंट क्या करती है, ऊपर उठती है ड्यू टू हीट। ठीक है? एंड स्प्रेड हो जाती है कहाँ पे, क्रस्ट के नीचे। और फिर जब वो ठंडा होता है तो फिर वो नीचे की तरफ जाती है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो वापस नीचे की तरफ जाने लगता है। अब इस चीज को समझने के लिए ना हम एक बार इस पिक्चर को देखेंगे। इस पिक्चर को देखो, ये मेरा इनर कोर है, ये मेरा आउटर कोर है, और ये मेरा मेंटल वाला एरिया है। ठीक है? मेंटल में क्या हो रहा है कि देखो, कोर की वजह से जो हीट ऊपर आ रही है, ये भी हीट ऊपर जा रही है, ये भी हीट ऊपर जाने के बाद क्रस्ट के नीचे वहां पे क्या होती है, फिर ये ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने के साथ ये वापस से सिंक करती है, और फिर ये मेंटल में आती है, फिर ये गर्म होती है, फिर ये ऊपर उठती है, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट थियरी। ठीक है? अभी देखो, कन्वेक्शन करंट थियरी में हम ये समझ गए कि ये हीट के कारण ना एक कन्वेक्शन करंट वहां पे जनरेट हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है क्रस्ट के ऊपर। ये तो क्रस्ट के नीचे हो रहा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है क्रस्ट के ऊपर। देखो, जब कन्वेक्शन करंट, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या होता है, जब कन्वेक्शन करंट ऊपर हो रही है, ठीक है, तो जब ये ऊपर उठती है तो ये जो आपका क्रस्ट वाला पार्ट है, इसको क्या करती है, इसको पुल करती है। ठीक है? और जब हमारा करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, ठंडा होके, जब ये नीचे जाती है, जब ये नीचे सिंक करती है, तो क्या होता है, हमारा जो ये है, क्रस्ट है, ये क्या होता है, ये कॉम्प्रेस होती है। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे ये कॉम्प्रेस हो रही है ना, और ये जब ऊपर जा रही है तो इसको ये ऊपर पुल कर रहा है। अभी देखो, ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट के साथ क्या होता है कि क्रिस्टल ब्लॉक जो होते हैं ना, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी हमारा मूव करता है। और ये क्यों हो रहा है? अभी देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी कि वो फोर्स को नहीं बता पा रहा था। अभी जो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये क्या कर रहा है, ये उसी फोर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है? हमने क्या देखा कि क्रिस्टल ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक क्या होते हैं, इसी मूवमेंट के साथ साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? अभी देखो,
इसका वर्किंग मैकेनिज्म अगर हम समझेंगे तो क्या हुआ कि जब ये करंट ऊपर की ओर जाती है तो ये क्या होती है कि जो क्रस्ट वाला एरिया है उसको डाइवर्ज करती है। अब देखो, ये हमारा अगर क्रस्ट था, ठीक है, अच्छे से देखो, ये हमारा क्रस्ट है, जब ये ऊपर आ रही है तो क्या हो रहा है, इसको डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, अलग कर रही है दोनों। अगर ये पूरा एक क्रस्ट है, इस बीच को यहाँ से काट के अलग कर रही है ना, इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, अभी देखो, जब ये डाउनवर्ड जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, क्रिस्टल जो हमारा क्रस्ट है वो क्या होता है, वो कन्वर्ज करता है। अभी देखो, जब ये मेरा सिंक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी देखो सिंक कर रहा है, तो जब ये सिंक होता है तो हमारा क्या होता है, ये देखो, ये सबडक्शन जोन बनता है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के नीचे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे सबडक्ट हो रही है, इसी को बोलते हैं कन्वर्ज। ठीक है, अभी देखो, ये जो चीज है ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, ये एक्सप्लेन करता है माउंटेन बिल्डिंग को, और ये एक्सप्लेन करता है ओशियन बेसिन के फॉर्मेशन को, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। ठीक है, और ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब हो रहा है कन्वेक्शन करंट थ्योरी के कारण। ठीक है, जिसमें वो कन्वेक्शन करंट को एक्सप्लेन कर रही है। क्लियर है? अभी देखो, जब हम ये समझ जाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझ जाते हैं, लेकिन क्या ये थियरी पूरी तरह से सही थी, क्या इसमें कोई लिमिटेशन नहीं था? ऐसा नहीं है। इस थियरी में हमें ये तो पता चल गया कि जो ड्राइविंग फोर्स था वो, इसके बारे में हमें क्लैरिटी के साथ एक प्रूफ मिल जाता है, एक एविडेंस मिल जाता है। लेकिन आप इसके साथ ही देखो, ये जो इंटरनल हीट है, इसको क्या करता है, इसको सरफेस मूवमेंट के साथ ये लिंक कर देता है। तो ये तो मेरिट है कॉन्टिनेंटल करंट थियरी का, सॉरी, कन्वेक्शन करंट थियरी का। लेकिन जब हम इसके लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है, नो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ मेंटल कन्वेक्शन एट दैट टाइम। वो ये थियरी जब आया था, उस टाइम पीरियड पे क्या है कि मेंटल में जो कन्वेक्शन हो रहा है, इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था हमारे पास। आज के टाइम पे हम इस चीज को बोल पा रहे हैं, हम आज के टाइम पे इस थियरी को सही मान रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था। और क्या होता है ना कि मेंटल के बिहेवियर को ना ये ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंटल में सिर्फ यही हो रहा होगा। जैसे हम लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़े हम लोगों ने, उसमें मेंटल का भी हमने दो पार्ट देखा। ठीक है, अपर मेंटल जो है हमारा, वो सेमी मॉल्टन फॉर्म में, और जो हमारा लोअर मेंटल है वो सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही होगी वो कहाँ हो रही होगी, वो हो रही होगी अपर मेंटल फॉर्म में, अपर मेंटल पार्ट में। ठीक है, जहाँ पे एस्थेनोस्फेयर हमने देखा, जो कि सेमी मोल्टन फॉर्म में था। इसी कारण से तो ये ऊपर नीचे ये जो कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा है, ये वहीं पे हो रहा होगा। ठीक है, चलो ये समझ गया, इसके लिमिटेशन को भी समझ गए। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस भी देखो। ये जो कन्वेक्शन करंट थियरी है, ये थियरी क्या करता है, एक ब्रिज थियरी बना देता है बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी एंड प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बीच में। अभी ये चीज आपको तब समझ आएगा जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थियरी कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, उसके बाद ना तीसरा एक और थियरी आता है, और ये थियरी क्या है, ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। और ये भी लिंक है किससे, कन्वेक्शन करंट से। कैसे, अब हम इस चीज को समझते हैं। देखो, सी फ्लोर थियरी जो है, ये लाते हैं कौन, एक मिनट, हाँ, ये लाते हैं कौन, हेमंड हेस। ठीक है, अभी ये जो हेमंड हेस है, ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हमारा जो सी फ्लोर है, आपको याद होगा अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखा है, उसमें हम लोग ओशियनिक क्रस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो वो यंग होता है। उसका चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्यों, अब देखो क्या होता है ना, इस थ्योरी का आइडिया बेसिकली क्या होता है कि हेस ने बोला कि ओशन फ्लोर जो है हमारा, वो स्टैटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मिड ओशियनिक रीजन जो है, यहाँ पर मैग्मा ऊपर आती है। ठीक है, और ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता जाता है और नया ओशियनिक क्रस्ट बनाता जाता है। और ये जो न्यू क्रस्ट है, ये पुरानी क्रस्ट को साइड बाय साइड पुश करती रहती है, और पुरानी क्रस्ट जो है वो सबडक्शन जोन पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली मैंने जो अभी बोला उस चीज को अपने दिमाग में रखो। ठीक है, अभी ये समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, नया ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, जहाँ पे मिड ओशियनिक रीज है। ठीक है, मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है, सॉलिडिफाई होता है, एंड जो ओल्डर क्रस्ट है उसको साइड बाय साइड पुश करता रहता है। और हमारा जो ओल्ड ओशियनिक क्रस्ट है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है कहाँ पे, सबडक्शन जोन पे। अब इस पिक्चर को देखो। ठीक है, इस पिक्चर में क्या है, ये है हमारा MOR, मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्मा मेरा बाहर आ रहा है, और ये मैग्मा ठंडा होता जा रहा है, और ये क्रस्ट बना रहा है। ठीक है, ये क्या है मेरा, यंग क्रस्ट है।
ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। और देखो ये क्रस्ट जब यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो पुराना क्रस्ट है वो इधर जाता जा रहा है, साइड बाय साइड होता जा रहा है, और एक जगह पे जहाँ पे सबडक्शन जोन है इस जगह पे जाके ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। देखो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियरली नहीं पता चल रही, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी को अपने पहले वाले पिक्चर में समझेंगे। देखो ये है हमारा, ठीक है। अभी यहाँ से हम सब कुछ हटाते हैं। अब यहाँ पे आप कन्वेक्शन करंट के बारे में नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि ये हमारा लिथोस्फीयर है जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ओशियनिक क्रस्ट। ओशियन के बीच में ये ओशियनिक रिज है जहां से क्या हो रहा है, मैग्मा मेरा बाहर आ रहा है। अब ये मैग्मा बाहर आया तो ये साइड बाय साइड बैठता गया, ठीक है, ये साइड बाय साइड बैठता गया और ये ठंडा होता गया, तो यहाँ पे नया लैंडफॉर्म बनता गया, ठीक है। और जब ये लैंडफॉर्म यहाँ से बन रहा है तो ये धीरे धीरे करके जो यहाँ पे जो हमारा लैंडफॉर्म है, जो हमारा ये क्रस्ट है, ये आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे सबडक्शन जोन है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो करंट है ठंडा होके सिंक होता जा रहा है, वहां पे जाके ये वापस से अंदर सबडक्ट हो जा रहा है और ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ठीक है। और ये फिर से इसी तरह से उठ रहा है और ये बनता जा रहा है और ये साइकिल रिपीट में चलता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ओशियनिक क्रस्ट जो है हमें हमेशा यंग एज का मिलता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कहाँ पे हो रहा है, ये ओशन के अंदर में हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट पे नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए इसका नाम भी क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब हमारा जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड होता जा रहा है, ठीक है। चलो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, क्या नहीं आया समझ में, एटलीस्ट मैं वो आपको बता पाऊंगा, ठीक है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आ गया कि अपवर्ड करंट जब आता है तो क्या होता है कि हमारा क्रस्ट डाइवर्ज होता जाता है, जब डाउनवर्ड करंट होता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो क्रस्ट है वो कन्वर्ज करता है, सबडक्शन जोन में जाता है, ठीक है। अभी देखो इसके हम लोगों ने मेरिट देखे, ठीक है। अब हम आए सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, जहां पे हमने देखा कि नया सी फ्लोर बन रहा है, नया ओशियनिक क्रस्ट हमारा फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, मिड ओशियनिक रीजन में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, उसका रीजन है मॉल्टन मैग्मा जब ऊपर आता है, ऊपर आके वो सॉलिडिफाई होता जाता है और जो ओल्डर क्रस्ट होता है उसको पुश करता जाता है, और वो जो ओल्डर क्रस्ट है वो पुश होते होते सबडक्शन जोन तक पहुंचती है एंड वापस से वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यही है हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। अभी देखो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी है, इसके लिए क्या एविडेंस दिए गए, हम इस एविडेंस को भी समझते हैं। यहाँ पे एविडेंस दिया गया, जो मिड ओशियनिक रीजन है ना, ये बहुत ही ज्यादा अंदर, मतलब ओशियन के अंदर एक लॉन्ग माउंटेन रेंजेस है, और ये जो माउंटेन रेंजेस है ये बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन रेंज, ठीक है, जहां से रेगुलर लावा बाहर निकलता रहता है, मैग्मा बाहर निकलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाई हीट फ्लो एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, कहाँ पे, ये जो लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन चेन्स है, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे, अभी ये जो माउंटेन रेंजेस है ये और क्या बताते हैं, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक एनोमलीज, ये क्या होता है, देखो जैसे ये हमारा रीज है, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ पे देखोगे ये एक, ये क्रस्ट बनता जा रहा है, ये, ठीक है, यहाँ से हीट ऊपर जा रही है, ये इधर आई और फिर ये सबडक्ट होती जा रही है, ठीक है, और ये सबडक्शन जोन है और ये वापस से यही साइकिल चल रहा है। तो ये जो बनते गए, ये जो लैंडफॉर्म है इतना बड़ा नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा लैंडफॉर्म बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है और ये हमारा लैंडफॉर्म है, ठीक है, एक एक करके ये लैंडफॉर्म जो है यहाँ पर, जो कि हमारे रिज के जस्ट बगल में, इसका जो एज होगा, ये एज सबसे ज्यादा यंग एज होगा, और यहाँ पे जो है ये ओल्डर होगा, ठीक है। ये चीज कैसे पता चला, यहाँ पे सबडक्शन जोन में आने के बाद ये वापस से सबडक्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड वापस से यहाँ से फिर से निकलेगा मैग्मा और ये ओशियन मेरा बनता है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है कन्वेक्शन करंट के कारण, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एक चीज और समझो, देखो हम जो जितने भी स्टेप देखते हैं, ये अगर हमारा रीज है, ठीक है, ये अगर हमारा रीज है तो इस रीज के पास में, ठीक है, ये हमारा
MOR है, ठीक है, मिड ओशियनिक रिज। अब इस रीज के बाद ये है हमारा लैंडफॉर्म, ठीक है। यहाँ का एज जो होगा, ये एज क्या होगा, यंग होगा, और यहाँ का एज जो होगा ये ओल्ड होगा। अभी इस चीज में समझना, यहाँ पे हम क्या बात करना चाह रहे हैं। ये जो सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है ना, दोनों साइड में, ये इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड में आपको क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या दिखता है, अर्थ का मैग्नेटिक रिवर्सल पता चलता है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक रिवर्सल कहाँ पे पता चल रहा है, रिज के दोनों साइड में, जो हमारा न्यू लैंडफॉर्म है उसमें। अभी देखो क्या हो रहा है, इसके बाद क्या दिख रहा है, एज। एज के बारे में हमने देखा, ओशनिक क्रस्ट क्या है, जो रिज के पास में होंगे, ठीक है, रिज के पास में जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, इसका एज क्या होता है, हमेशा कम होता है। और जो रिज के दूर होते हैं, सबडक्शन जोन के आसपास में हो, ये वाला जो हमारा क्रस्ट होता है, इसका एज हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ओल्डेस्ट एज दिखता है। यहाँ पे जो रिज के पास में ये 10 मिलियन ईयर अगो का दिख रहा है, लेकिन ओल्डेस्ट वाला जो है वो 200 मिलियन अगो वाला दिख रहा है। और ये मिलियन ईयर्स में क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। एक बार में इतना मैग्मा नहीं निकलता है कि बड़ा सा लैंडफॉर्म ही बना दे। ये टाइम के साथ साथ होता है, थोड़ा थोड़ा करके निकलता गया, सॉलिडिफाई होता गया, और ये सबडक्शन जोन के पास जाके थोड़ा थोड़ा वापस से डिस्ट्रॉय होता गया। और ये चीज हमें पता चलता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, ठीक है। अभी इसके साथ साथ एक और एविडेंस दिया इन्होंने, ये क्या एविडेंस, ये है सेडिमेंट का थिकनेस। देखो यहाँ पे जो सेडिमेंट होंगे, ठीक है, रिज के पास वाले में जो सेडिमेंट होंगे, यहाँ पे सेडिमेंट का अमाउंट कम होगा, लेकिन इस एरिया में सेडिमेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। क्यों, ये क्योंकि ये यंग फ्लोर है और ये मेरा पहल ओल्डर फ्लोर है, तो यहाँ पे ज्यादा सेडिमेंट बैठा मिलेगा और यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। और इसी चीज के बारे में हमें कहाँ पता चलता है, देखो, थिन नियर द रिज एंड थिकर अवे द रिज। रिज के पास में हमें सेडिमेंट कम मिलता है और रिज के दूर में हमें सेडिमेंट ज्यादा मिलता है, ठीक है। और ये सारे एविडेंस के थ्रू उन्होंने अपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को प्रूव करना चाहा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन होता है, देखो, ये ओशन फ्लोर को तो एक्सप्लेन कर रहा है, बट ये कॉन्टिनेंटल मूवमेंट को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये क्या कर रहा है, मिड ओशनिक रीज, मतलब ओशन के अंदर का चीज बता रहा है, तो ठीक है, ओशन के अंदर में जो फ्लोर है, जो क्रस्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या है, इसे हम एक लिमिटेशन मानते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। एंड साथ ही साथ क्या है, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है इसको कन्वेक्शन करंट के साथ इंटीग्रेट करने की, और बड़े अमाउंट पे इसमें और ज्यादा स्टडी करनी, ठीक है। और इसीलिए इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं इस थियरी के आने के बाद कंट्रीब्यूशन क्या देता है ये थियरी। ये क्या होता है कि क्रिस्टल मोबिलिटी, ठीक है, जो क्रस्ट है वो मूव करता है, इस चीज के बारे में एक सॉलिड प्रूफ दे देता है, कौन, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एंड साथ ही साथ ये डायरेक्ट प्रिकर्सर बन जाता है प्लेट टेक्टोनिक का। ये जो प्लेट में मूवमेंट हो रहा है ना, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें इस थियरी के बाद से पता चलना स्टार्ट होता है। और इसीलिए देखोगे इसके बाद आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अब तक का मॉडर्न और सबसे ज्यादा मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। ये लाते कौन है, ये लाते हैं मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन के थ्रू, कब, 1960s में, ठीक है, जो कि बहुत समय पहले नहीं आया हुआ है। और ये थियरी क्या बताती है, ये थियरी एक आइडिया देती है कि अर्थ का जो लिथोस्फेयर है, ये बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट मूव करते रहते हैं, किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर पे के ऊपर। अभी देखो इस चीज को समझो, ये हमारा अर्थ, अभी अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारे प्लेट्स हैं, ठीक है। ये प्लेट्स यहाँ पे दिखा रहा है, कौन कौन से प्लेट हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारे प्लेट्स हैं। और ये किसके ऊपर है, ये जस्ट एस्थेनोस्फेयर के ऊपर है, ठीक है। अभी देखो, जब ये प्लेट्स के बारे में हमें पता चल जाता है, तो ये प्लेट जब मूव करते हैं, सोचो इतना बड़ा प्लेट है, अगर ये प्लेट मूव करेगा तो अर्थक्वेक भी होगा, वॉल्केनोज भी आएंगे, ठीक है, माउंटेन रेंजेस भी बनेंगे, और साथ ही साथ ओशियन बेसिन भी बनेगा। इस प्लेट मूवमेंट के कारण ये सारी चीजें हो रही, और यही सारी चीजें कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ना ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक्सप्लेन कर पाया, ना ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन कर पाया, और ना ही कन्वेक्शन करंट थ्योरी एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है, ये अर्थक्वेक को भी एक्सप्लेन करते हैं, वॉल्केनोस को भी एक्सप्लेन करते हैं, माउंटेन रेंजेस को भी एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही साथ ओशियन बेसिन को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है।
अभी ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे ये प्लेट के बारे में बात कर रहा है कि पूरा का पूरा हमारा लिथोस्फीयर प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? लेकिन ये जो डिवीजन है, ये किस तरह से डिवीजन है? तो देखो हमारा जो प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट और मिक्स्ड प्लेट, इस तीस तीन बेसिकली इन तीन तरह के प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? अब ये जो तीन तरह का प्लेट है, अभी देखो जो ओशियनिक प्लेट है, ये क्या होगा? ये डेंसर है, ठीक है? ये कम डेंसर है एज कंपेयर टू ओशियनिक प्लेट। तो ये प्लेट नीचे होगा और ये प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट इस प्लेट के ऊपर हो सकता है। और जब भी सबडक्शन की बात आएगी तो ओशियनिक प्लेट ही नीचे सबडक्ट करेगा, ना कि कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारा सबडक्ट करेगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसीलिए वो लंबे टाइम तक के लिए आप उसका एज अगर देखोगे तो वो बहुत पुराना दिखेगा। लेकिन जब हम ओशियनिक क्रस्ट के बारे में देखते हैं, उसका एज निकालते हैं, तो उसका एज क्या होता है? वो न्यूली फॉर्म्ड दिखता है। क्यों? क्योंकि यही सबडक्ट हो जाता है, बल्कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो सबडक्ट नहीं होते। ठीक है? अभी देखो, ये जो सबडक्शन वाली बात मैं कर रहा हूँ, इसमें प्लेट टेक्टोनिक में वो क्यों कर रहा हूँ? देखो, ये जो हमारा प्लेट है ना, ये अलग-अलग तरीके से मूव करता है। तो अब ये किस-किस तरह से मूव करता है, हम इस चीज़ को भी समझते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? प्लेट का बाउंड्रीज, ठीक है? टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। पहला क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है? जैसे अगर ये दोनों प्लेट है, ठीक है? ये दोनों प्लेट क्या हुआ? एक दूसरे से दूर चला गया। ये प्लेट यहाँ आ गया और ये प्लेट यहाँ आ गया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है? प्लेट मूव अपार्ट, एक दूसरे से अलग तरफ के मूव कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे एक नया क्रस्ट बन रहा है। ठीक है? ये जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है। हो सकता है ये ओशियनिक क्रस्ट हो, लेकिन यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है। ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल आपको क्लियरली यहाँ पे मिल जाएगा। क्या? मिड अटलांटिक रेंजेस, ठीक है, रीजेस। जो आप अटलांटिक रीज को देखोगे, वो कहाँ से बन रहा है? वो डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण बन रहा है। ठीक है? अब हम थोड़ा सा पिक्चर देखते हैं। ये हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्मा बाहर आ रहा है। दिख रहा है आपको? मैग्मा बाहर आने के कारण क्या हो रहा है? ये दोनों जो प्लेट है एक दूसरे से अलग हो रही है। ठीक है? ये प्लेट इधर जा रहा है, ये प्लेट इधर जा रहा है। ठीक है? और यहाँ से जो मैग्मा निकल रहा है, ये मैग्मा सॉलिडिफाई होके एक नया क्रस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसीलिए डाइवर्जेंट बाउंड्री में हम क्या देखते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। क्यों? यहाँ पे नया क्रस्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्लियर है? अभी देखो, इसके बाद आता है दूसरा टाइप, और ये क्या है? ये है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? ये देखो, डाइवर्जेंट हो गया, ये हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है? अभी कन्वर्जेंट बाउंड्री में समझो क्या होता है। हम्म, ये हमारा दो प्लेट है, ठीक है? ये दो प्लेट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है? जो लाइटर प्लेट होता है वो ऊपर चले जाता है, और जो डेंसर प्लेट होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे कि हम ये दो प्लेट बना रहे हैं, ठीक है? ये, और इसके नीचे आ गया ओशियन प्लेट। क्यों? क्योंकि ये डेंसर प्लेट होता है, ये एक दूसरे पे कन्वर्ज कर गया, और जिसके कारण क्या है? ये एरिया ऊंचा हो गया। ठीक है? और ये एरिया ऊंचा हो गया तो ये क्या बना सकता है? ये माउंटेन बना सकता है। ठीक है? ये हम जो हिमालय देख रहे हैं वो क्या हुआ है? क्योंकि ओशियन और कॉन्टिनेंटल, ये दोनों क्रस्ट प्लेट एक दूसरे से टकराई, ठीक है? और एक नीचे चली गया और एक ऊपर चले गया, जिसके कारण क्या बन गया? माउंटेन रेंजेस। और इसीलिए इसका एग्जाम्पल में एंडीज, हिमालय ये दिखा हुआ है। ठीक है? क्या होता है? जो डेंसर प्लेट होता है वो सबडक्ट कर जाता है, और जो लाइटर प्लेट होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है? इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो प्लेट का कोलिजन हो रहा है। अभी देखो इसमें, अब इस पिक्चर को देखो, ठीक है? यहाँ पे देखो, ओशियनिक प्लेट है, ठीक है? और ये हमारा क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है? ये दोनों प्लेट क्या हो रहा है? टकरा रहा है। टकराने के कारण क्या हो रहा है? हमारा जो ओशियनिक प्लेट है वो सबडक्ट हो जा रहा है। ठीक है? और जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ऊपर उठ जा रहा है, और इसके ऊपर उठने के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस चीज में ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट मैंने आपको यहाँ पे जो मैप बना के दिखाया कि कैसे ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और माउंटेन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी चीज को आपको समझना है। ठीक है? अभी तीसरा जो टाइप है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि ये दो प्लेट है,
ये दो प्लेट ना ही एक दूसरे से दूर जाता है, ना ही एक दूसरे के ऊपर टकराता है, बल्कि ये दोनों ऐसे मूव कर जाता है। ठीक है? ये आगे की तरफ चले गया और ये पीछे की तरफ आ गया। ठीक है? इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। प्लेट क्या होता है? स्लाइड हो जाता है पास्ट ईच अदर, और इसी के कारण क्या होता है? आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ठीक है? अभी देखो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या कोई भी प्लेट सबमर्ज हो रहा है, कोई भी प्लेट डिस्ट्रॉय हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो यही रीज़न है कि इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव बाउंड्री। क्लियर है? ये हमारा 3 तरह का बेसिकली मूवमेंट। अब क्या है, बहुत लोग बोलेंगे सर आपने ये नहीं बताया कि जो प्लेट होते हैं, तो इसमें जो बाउंड्री बन रही है, वो ऐसे भी तो बनती है। ओशियन, ओशियन, ठीक है? ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, एंड आप यहाँ पे आप देख सकते हो एक और कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। ठीक है? इस तरह के 3 पेयर बना सकते हो आप। कि ये ओशियनिक क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में अगर जब मूवमेंट होगा तो क्या-क्या बाउंड्रीज बनेगी। देखो ये तीनों हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन तीनों में जो मेन चीज़ है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, इसी तरह का आपको टाइप देखने को मिलेगा जब हम मूवमेंट की बात करेंगे। तो 3 ही तरह से मूवमेंट होता है। क्लियर है? ओके। अभी इसमें और हम समझते हैं एक चीज़ कि ये जो बाउंड्री का हम मूवमेंट देख रहे हैं, इस बाउंड्री के मूवमेंट के बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि आखिर ये मूवमेंट हो क्यों रहा है? इसमें कौन से फोर्स बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है। तो आप देखो सबसे पहले जो हम यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज देखें, ठीक है? रिज से जो मैग्मा बाहर आ रहा है, तो रिज का पुश के कारण भी ये मूवमेंट हो रहा है। और दूसरा क्या है? दूसरा हम देख रहे हैं स्लैब पुल, ठीक है? इस स्लैब के मूवमेंट के कारण भी ये पुल आपको देखने को मिलता है। एंड तीसरा आप क्या देख रहे हो? मेंटल कन्वेक्शन। मेंटल में जो कन्वेक्शन हो रहा है, इसका भी एक बड़ा रीजन है इस प्लेट टेक्टोनिक का, ठीक है? जिसके कारण प्लेट्स मूव हो रहे हैं। अभी देखो आपको यहाँ पे लगभग हमने चारों थ्योरी पढ़ा, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या देखा कि सभी प्लेट एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, ठीक है? ये कंप्लीट थ्योरी बनाता है। इस थ्योरी में हर एक थ्योरी को यूज किया जाता है। इसमें कॉन्टिनेंटल रिज थ्योरी को भी यूज किया जाता है, जिसमें प्लेट की बात की जाती है। इसमें कन्वेक्टिव करंट थ्योरी को भी यूज किया जाता है। इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी यूज किया जाता है, एंड इन सबको मिलाकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई गई, जिसमें अर्थ के लिथोस्फीयर को हमने क्या बोला कि रिजिड प्लेट में डिवाइड किया गया। और ये प्लेट क्या है? ये प्लेट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है? और यहीं से ये थ्योरी पूरा का पूरा बनता है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको प्लेट थ्योरीज में कुछ भी समझने की जरूरत है, या फिर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है? अभी देखो, जब हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, तो आखिर इसका मेरिट क्या था? देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या हुआ ना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्यों हुआ, ये इसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है? क्यों ये प्लेट मूव कर रहे हैं, ये पता चल गया। और प्लेट मूवमेंट के कारण ही आज हम देख रहे हैं जो एक टाइम में पैंजिया था, वो आज के मॉडर्न फॉर्म में है। ठीक है? इसमें हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी पता चल जाता है। आखिर सी फ्लोर क्यों स्प्रेड कर रहा है? हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म भी पता चलता है। अब कैसे? देखो, जहाँ पे मिड ओशियनिक रीजेस होगी, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे प्लेट का बाउंड्री होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इस मैप में, ये जो है हमारा प्लेट, ठीक है? यहाँ देखो, ये हमारा प्लेट है, यहाँ ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ठीक है? अब इस एरिया में ही आप देखोगे कि जो बाउंड्री वाला एरिया है, उस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वोल्केनिज्म दिखेगा। और सबसे ज़्यादा वोल्केनिज्म हमें कहाँ दिखता है? हमें इस सर्कल में दिखता है, ठीक है? जिसको हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये देखो, ये जो मैंने बताया, ये रिंग बनता है एक पूरा, और इसी रिंग को कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वोल्केनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है? तो हमें यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाता है कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म क्यों है, ठीक है? और इस थियरी को बहुत सारे जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल एंड सैटेलाइट डेटा के थ्रू भी वेरीफाई किया गया, ठीक है? और इस थियरी को ये सारे डेटा भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए इतना ही था। मैं सोच रहा था कि इसको और लंबा बनाऊँ, जिसमें सब कुछ डिटेल में बताऊँ,
बट क्या होता कि वो मेंस के लिए हो जाता और इतना लंबा लेक्चर आई डोंट थिंक कि आप लोग अभी देखना चाहते हो। आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चाहिए, जो रिवीजन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, अभी देखो, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, इसके भी लिमिटेशन थे। इसमें भी क्या बताया गया, इसमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है ना, क्यों मेंटल और प्लेट का इंटरेक्शन हो रहा है, ये अभी तक नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये अभी भी डिबेटेड है। और ये साथ ही साथ ये नहीं बता पाया कि आखिर इंटरप्लेट वॉल्केनिज्म कैसे है। ठीक है, इंटरप्लेट वॉल्केनिज्म क्यों है, इसका आंसर भी ये अभी तक नहीं दे पाया, जिसके कारण कि हम इसको बोलते हैं कि अभी भी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली जो हमारा अर्थ का मूवमेंट है, इससे रिलेटेड थियरी, इंपॉर्टेंट थियरी, जो कि आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसके बारे में आप अगर समझ जाते हो तो प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। और अगर प्रॉब्लम दिख रही हो आपको, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो, तो प्लीज आप आए और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।